नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, सह आचार्य इतिहास, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले स्लाइड में हमने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के कारणों पर चर्चा करी थी और बताया था कि इन कारणों की वजह से भारत में राजनीतिक अशांति का माहौल बन गया था। इस पर लॉर्ड मिंटो ने भी लिखा है। इस अशांति पर लॉर्ड मिंटो ने लिखा था कि ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी राजनीतिक अशांति का गुबार छिपा था और उसमें से बहुत कुछ नितांत न्यायोचित था। इसी नितांत न्यायोचित को भारत में लाने के लिए लॉर्ड मिंटो ने भारत सचिव मार्ले की अनुमति से एक समिति की नियुक्ति की, जिसे विधान परिषदों में अधिक प्रतिनिधित्व, बजट पर वाद विवाद के लिए अधिक समय तथा बजट प्रस्तुत और उनमें संशोधन करने की प्रक्रिया आदि विषयों पर विचार करने को कहा। समिति की सहायता से गवर्नर जनरल मिंटो तथा भारत सचिव लॉर्ड मार्ले की यह योजना लगभग 3 वर्ष घर में रहने के बाद मार्ले मिंटो सुधारों के रूप में 1909 में सामने आई। मार्ले मिंटो सुधारों के संकल्पना और निर्माण में उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह मशविरे को भी स्थान दिया गया। 17 दिसंबर 1908 को भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सुधार प्रस्तावों की व्याख्या की। 7 फरवरी 1909 को भारतीय परिषद विधेयक इंडियन काउंसिल बिल मार्ले मिंटो सुधार सदन में रखा गया। 25 मई 1909 को विधेयक पास हुआ। 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से यह लागू किया गया। अब हम चर्चा करेंगे इस अधिनियम की विशेषताओं या उपबंध की, कि इसमें ऐसा क्या विशेष दिया गया जो 1892 के अधिनियम में नहीं था। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका को। केंद्रीय व्यवस्थापिका या विधान परिषद, जिसमें 1892 के अधिनियम द्वारा सदस्यों की संख्या अधिकतम 16 निश्चित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 1909 के अधिनियम में 60 कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्थापिका परिषद में 3 प्रकार के सदस्य रखे गए। पहला मनोनीत सरकारी सदस्य, दूसरे मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और तीसरे निर्वाचित सदस्य। सदस्यों के चुनाव के लिए म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विश्वविद्यालय, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, व्यावसायिक संस्थानों आदि को निर्वाचन क्षेत्र माना गया। लॉर्ड मार्ले ने केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद में सरकारी बहुमत रखने पर जोर दिया तथा यह निश्चय किया गया कि केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद में 30 सरकारी तथा 23
गैर सरकारी सदस्य हों। 33 सरकारी सदस्यों में से 28 को गवर्नर जनरल मनोनीत करे तथा शेष अपने पदों के कारण पदेन सदस्य होंगे। ऐसे सदस्यों में गवर्नर जनरल परिषद के 6 सामान्य सदस्यों को तथा 2 असाधारण सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 को गवर्नर मनोनीत करता तथा शेष का चुनाव होता था। यानी इस विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया को शुरू किया गया। अब सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी: 5 मुसलमानों द्वारा, 6 जमींदारों द्वारा, 1 मुसलमान जमींदारों द्वारा, 1 बंगाल तथा बम्बई के वाणिज्य मंडल द्वारा तथा 13 9 प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाने थे। आगे हम चर्चा करेंगे प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद की। लॉर्ड मार्ले ने प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत को हानिप्रद नहीं समझा। यानी कि गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को अनुमति थी। इसके कई कारण थे। पहला, स्थानीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत से किसी प्रकार का खतरा नहीं था, क्योंकि उनकी विधि निर्मात्र शक्ति अत्यधिक सीमित तथा मर्यादित थी। दूसरा, अगर कोई परिषद प्रांतीय सरकार की इच्छा के विरुद्ध कानून भी बना देती तो गवर्नर अपने वीटो अधिकार का प्रयोग कर उसे रद्द कर सकता था। तीसरा, चूँकि गैर सरकारी सदस्य विभिन्न वर्गों तथा हितों का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए वे एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते थे। चौथा, स्थानीय परिषद में केवल गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था, निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का नहीं। सरकार को नामांकित गैर सरकारी सदस्यों की वफादारी पर पूर्ण विश्वास था तथा बंगाल को छोड़कर हर प्रांत में सरकारी तथा नामांकित गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। उदाहरण स्वरूप मद्रास विधान परिषद में 26 गैर सरकारी और 21 सरकारी सदस्य थे। सरकारी सदस्यों में 5 पदेन सदस्य तथा 16 गवर्नर द्वारा नामांकित सदस्य थे। गैर सरकारी सदस्यों में 5 नामांकित तथा 21 निर्वाचित सदस्य थे। इस प्रकार विधान परिषद में सरकार का स्पष्ट बहुमत था। यदि हम प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। बम्बई, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा के लिए 50 तथा पंजाब के लिए 20, बर्मा के लिए 30 और असम के लिए 30 पदेन सदस्य थे।
इसमें भी प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया को अपनाया गया। अब हम चर्चा करेंगे इस अधिनियम में दिए गए सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति की, जिसके कारण से यह अधिनियम प्रसिद्ध हुआ और इसी अधिनियम से सांप्रदायिकता का बीजारोपण हुआ। देखिए 1909 के अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया। लॉर्ड मार्ले का कथन था कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं था। वर्गों तथा हितों के द्वारा प्रतिनिधित्व ही एकमात्र ऐसा व्यवहारिक तरीका था जिससे भारतीय व्यवस्थापिका परिषदों के विधान में निर्वाचन के नियम को लागू किया जा सकता था। अधिनियम के द्वारा अलग अथवा विशेष चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, जिसमें विभिन्न जातियों, वर्गों तथा हितों का उचित प्रतिनिधित्व होता था। शेष स्थान जमींदारों को, 5 मुसलमानों को, 1 मुस्लिम जमींदार को तथा एक स्थान बंगाल और बम्बई के व्यापार संघों को दिया गया था। शेष 13 स्थानों की पूर्ति प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा की जाती थी। इसमें विशेष बात ये थी कि मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकते थे। मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में अधिक प्रतिनिधियों को भेजने की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिमों को वोट डालने के लिए आय की योग्यता भी हिंदुओं से कम रखी गई। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। आगे हम बताएंगे कि इस अधिनियम के द्वारा किस तरह से विधान परिषद के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्थापिका सभाओं के कार्यों में वृद्धि की गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका में बजट पर बहस के लिए विस्तृत नियम बनाए गए। प्रत्येक सदस्य को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह आर्थिक वक्तव्य अथवा व्याख्यात्मक स्मृति पत्र में वर्णित अथवा प्रस्तावित कर प्रणाली में परिवर्तन, स्थानीय सरकारों का नया ऋण अथवा अतिरिक्त अनुदान के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें। लेकिन व्यवस्थापिका को इस बात की अनुमति नहीं थी कि वह ऋण पर होने वाले सूद, पादरियों का व्यय तथा राज्य रेलवे आदि के संबंध में चर्चा कर सकें। सदस्यों को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे किसी बात के स्पष्टीकरण के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकें, किंतु संबद्ध विभाग का अधिकृत सदस्य प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता है, यानी कि वायसराय उत्तर देने को बाध्य नहीं है। सदस्यों को प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। प्रस्ताव सरकार के प्रति निश्चित अनुमोदन के रूप में होना चाहिए था। उनमें स्पष्ट और निश्चित विचार प्रकट होने चाहिए तथा उनमें निश्चित प्रश्नों पर चर्चा होनी चाहिए। प्रस्तावों में दलील, अनुमोदन तथा आक्षेप आदि की चर्चा
नहीं होनी चाहिए। सभा का अध्यक्ष किसी भी प्रस्ताव अथवा प्रस्ताव के अंश के संबंध में अनुमति देने से बिना किसी कारण दिए इनकार कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन व्यवस्थापिका सभाओं में सामान्य सार्वजनिक हितों वाले विषयों की चर्चा के संबंध में भी नियम बनाए गए थे। किसी विशेष व्यवस्थापिका सभा की सीमा में जिन विषयों का समावेश न हो सके, ऐसे विषयों पर चर्चा की अनुमति नहीं थी। ऐसे विषय वे थे जिनसे भारत सरकार के किसी विदेशी शक्ति अथवा देशी राज्य के साथ संबंधों पर प्रभाव पड़े तथा ऐसे विषय जिनके संबंध में किसी कानूनी अदालत में चर्चा चल रही हो। प्रांतों के संबंध में अभी तक सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, परंतु इस अधिनियम के अनुसार उस सदस्य को पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दे दिया गया जिसने पहले प्रश्न पूछा हो। इससे स्पष्ट है कि दूसरे व्यक्ति को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रस्ताव पेश करने का भी अधिकार दिया गया। जो ऋण स्थानीय सरकारों को दिए जाते थे, उनके संबंध में या अतिरिक्त अनुदानों तथा करों में परिवर्तन करने के भी प्रस्ताव रखे जा सकते थे। विधान परिषदों को सार्वजनिक महत्व के विषयों पर प्रस्ताव पास करने, उन पर बहस करने तथा मतदान करने का अधिकार था। ये सारे अधिकार कुछ विशेष नियमों के अनुसार ही प्रयोग किए जा सकते थे। विधान परिषद का प्रधान सार्वजनिक हित का बहाना लेकर किसी भी प्रस्ताव की मनाही कर सकता था। सरकार इन प्रस्तावों से बंधी हुई नहीं थी, अर्थात यह सरकार की इच्छा पर निर्भर था कि इन प्रस्तावों को माने या न माने। इन सब रुकावटों का यह परिणाम निकला कि सदस्यों के पास सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने की कोई वास्तविक शक्ति नहीं रही। इसके अतिरिक्त बजट का काफ़ी भाग ऐसा रखा जाता था जिस पर सदस्य मतदान नहीं कर सकते थे और केवल बहस कर सकते थे। सरकार उस विषय में अपनी मनमानी कर सकती थी। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका के स्वरूप का भी विस्तार किया गया। 1909 के अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। सह परिषद भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह बम्बई और मद्रास की कार्यकारिणी परिषद में 2 से 4 तक सदस्य संख्या बढ़ा सके और उनमें से कम आधे सदस्य वे हैं जो 12 वर्ष तक सम्राट की सेवा में भारत में रह चुके हों। सह परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में कार्यकारिणी परिषद की स्थापना करने का अधिकार दिया गया, जिसमें 4 सदस्य हो सकते थे। इस अधिनियम के स्वीकृत होते ही 2 भारतीयों को भारत सचिव की नियुक्त किया गया। ये भारतीय थे के.जी. गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। इसी प्रकार से गवर्नर की कार्य परिषद में भी पहली बार एक भारतीय को स्थान मिला और ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो विधि सदस्य बनाए गए।
तो ये था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब क्या भारतीय इस अधिनियम के उपबंधों से संतुष्ट हुए या उनकी मांग और आगे रही? क्या यह अधिनियम उनकी भारतीयों की अपेक्षाओं पे खरा उतरा या भारतीयों की सारी उम्मीद धुल गई? तो अगले व्याख्यान में हम इस अधिनियम की समीक्षा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।